वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड के 4th एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पूरी सिटी में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिसके बारे में सारी न्यूज पर सब लोगों तक पहुंच चुकी है। इसलिए बहुत से लोग और ब्लॉगर्स अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लालच में सिटी की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं में से हमें एक ब्लॉगर को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक देखकर पैदल ही आगे जाने की सोचता है और माउंटेन क्रॉस करता हुआ सिटी में पहुंच जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था, जिसके बाद रात होते होते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब वो समझ चुका था उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। वो अपने सब्सक्राइबर को भी ये सब दिखा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सान की मॉम को दिखाया जाता है। वो भी पुलिस से बचकर स्कूल के पास पहुंच चुकी थी। वो स्कूल में कूदने की कोशिश करती है। उधर रूम में अभी भी सब लोग उदास बैठे थे क्योंकि रात हो गई थी। फिर भी अब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया था। ऑनजो सान के पास आकर उसे समझाती है क्योंकि अब वो दोनों ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अब हमें सान की माँ को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर कूद जाती है। फिर वो गार्डन एरिया में गैंगसू को देखती हैं। वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो सान का बेस्ट फ्रेंड था। वो गैंगसू से कहती हैं, बेटा तुम अभी तक स्कूल में ही हो, सान कहाँ है? गैंगसू सान की माँ को घूरता है। तभी सीन रूम में शिफ्ट होता है जहां सान कह रहा था, हम यहाँ फंसे हुए हैं लेकिन कम से कम हमारी फैमिली तो सेफ है। वो अभी रेस्टोरेंट में बिल्कुल अच्छे से होंगे, शायद किसी के लिए खाना बना रहे होंगे। ऑनजो को सान की माँ के हाथ का बना हुआ खाना याद आता है क्योंकि अभी वो सब लोग भूखे हैं। वो सान से कहती है, मेरे पापा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। उधर सान की मॉम के ऊपर गैंगसू और बाकी बहुत से ज़ॉम्बी कूद पड़ते हैं, उन्हें बुरी तरह काटने लगते हैं, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगी। नेक्स्ट सीन में रूम में सब बातें कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अब तक टीचर या नायोन में से किसी के भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई है। इसका मतलब शायद वो दोनों अभी जिंदा हों। कुछ देर बाद सुयोक सबसे पूछता है कि क्या किसी को वॉशरूम नहीं जाना? एक एक करके सब हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये लोग बाहर तो जा नहीं सकते। सीन टेरेस पर शिफ्ट होता है जहां वो दो स्टूडेंट अभी तक छत पर ही हैं। युंजी कहती है, काश इस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए और ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लड़का उससे कहता है कि ऐसा मत बोलो, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। अचानक लड़के को याद आता है कि वो रैगिंग वाला न्यूड वीडियो सीनियर ने अपलोड करने के लिए कल की डेट शेड्यूल की है। सुबह होते ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगा। इसलिए अब वो भी बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ आग लग जानी चाहिए जिससे आज ही सब कुछ खत्म हो जाए। उधर सारे स्टूडेंट्स को वॉशरूम जाना था। उनमें से एक बच्चा कहता है कि हम विंडो को वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं, पर सब मना कर देते हैं। अब ऑनजो सबको बताती है कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, अगर कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें वॉशरूम हमेशा सोने की जगह से बहुत दूर बनाना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग रूम में टेम्परेरी वॉशरूम बनाने का आइडिया देती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑनजो के पापा को दिखाया जाता है जो सभी को बताते हैं कि हेलीकॉप्टर कल सुबह 11 बजे आ जाएगा, तब तक हमें छत पर पहुंचना है। पॉलिटिशियन लेडी परेशान हो जाती है। वो बोलती है, हमें आज रात में ही क्यों नहीं निकाल सकते? ऑनजो के पापा बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं, आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, हमें एक टेम्परेरी वॉशरूम बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्लासरूम में भी ऑनजो सबको टेम्परेरी वॉशरूम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जो रिकॉर्डिंग रूम में तैयार किया जा रहा था। उधर ऑनजो के पापा ने भी उसी तरह एक वॉशरूम वहां फंसे लोगों के लिए बना दिया था। अब सारे बच्चे रूम में बैठे होते हैं। तब नामरा सबसे कहती है, सामने की बिल्डिंग में अंधेरा है, लगता है बाहर भी सब मारे गए, अब हमें बचाने कोई नहीं आएगा। सभी लोग बोलते हैं, हम ऑलरेडी डरे हुए हैं, तुम्हें इस समय ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। सब डिसाइड करते हैं वो सुबह तक का वेट करेंगे, शायद कोई आ जाए। दूसरी तरफ ऑनजो के पापा उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि आप यहाँ वेट करिए, मैं एक जगह होकर आता हूँ।
मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है, मुझे उसे बचाने जाना पड़ेगा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन पॉलिटिशियन खुद की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो अंजू के पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो बताती है कि इस रूम के अंदर जितने भी लोग फंसे हैं उन सब की फैमिली है। आपका फर्ज बनता है कि आप पहले हमारी जान बचाएं, इसलिए मैं आपको जाने की परमिशन नहीं दे सकती। आज आपको अपनी बेटी और अपनी ड्यूटी में से एक को चुनना पड़ेगा। अब अंजू के पापा वहां रुकने का फैसला करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंटीन वाला लड़का ग्विनम दिखाया जाता है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। बाहर उसे एक साइकिल मिल जाती है, वो भागने लगता है। उसके पीछे जॉम्बी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके बाद वो एक रूम में घुस जाता है जो प्रिंसिपल ऑफिस था, जिसमें प्रिंसिपल टेबल के नीचे छुपा हुआ था। उनके अलावा उस रूम में 3 ज़ॉम्बी और थे। ग्विनम उन तीनों को एक एक करके मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम में, जहां मेजिन सबसे कहती है अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। इस पर वो एथलीट और पास बैठा लड़का बोलता है रात के अंधेरे में हमें कोई ज़ॉम्बी भी तो नहीं दिखाई देगा, वो हम पर अटैक करेंगे तो हम बच भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें सुबह होने तक का वेट करना चाहिए। तब तक अगर कोई रेस्क्यू टीम हमें बचाने नहीं आई तो दिन की रोशनी में हम बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद एथलीट और मेजिन में बहस होने लगती है। मेजिन उसे गाली दे देती है। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ब्लॉगर दिखाया जाता है, जो यहाँ आया तो ब्लॉग बनाकर फॉलोवर्स बढ़ाने था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे एक प्ले स्कूल दिखाई देता है। उसे लगता है वो बिल्कुल खाली है, इसलिए वो उसके अंदर घुस जाता है। पहले तो उसे कहीं कोई नहीं दिखाई देता। तभी वहां बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो ज़ॉम्बी बन चुके थे ब्लॉगर पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक स्लाइडर पर चढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहां इंस्पेक्टर को पूरे शहर की हालत के बारे में पता चल चुका था। वो गुस्से में मिस्टर ली के पास आता है, उससे बोलता है तुम्हारी वजह से आज पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। उन मासूम लोगों की क्या गलती जिनकी जान खतरे में है? आखिर तुमने ऐसा वायरस बनाया ही क्यों? अब मिस्टर ली अपने बेटे जिनसू के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के उस गैंग ने जिनसू को इतना परेशान कर दिया था कि तंग आकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तब मिस्टर ली ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी, इसलिए वहां सारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। उस दिन सभी लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि बच्चों के बीच में तो ऐसा मस्ती मजाक चलता रहता है। वहां जब जिनसू और बाकी लोगों से पूछा गया तो वो भी डर की वजह से अपना स्टैंड नहीं ले पाए। मिस्टर ली पुलिस के पास भी गए, पर पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल ने भी मिस्टर ली से कहा तुम्हें पुलिस तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। स्कूल ने बच्चों को पनिशमेंट दे तो दी है, अब वो ऐसा फिर से नहीं करेंगे। मिस्टर ली जिनसू को उस स्कूल से दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं, पर फिर भी वो गैंग जिनसू को ढूंढता है, उसे फिर से परेशान करने लगता है। ऐसे ही एक रात जिनसू बहुत बुरी हालत में रोते हुए अपने घर आया। तब मिस्टर ली उससे ऐसे देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने जिनसू से कहा रोना बंद कर दो और उन लड़कों से लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। फिर जिनसू ने कहा मुझे बस मरना है, वो ज्यादा आसान है मेरे लिए। जिसके बाद मिस्टर ली खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने बेटे के अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर दिया, जिससे उनका बेटा भले ही राक्षस बन जाए पर वो जिंदा तो रहे। अब इंस्पेक्टर बोलता है तुम्हारा बनाया राक्षस पूरी दुनिया बर्बाद करने वाला है। वो मिस्टर ली से इसके एंटीडोट के बारे में पूछता है, तो मिस्टर ली कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। तभी इंस्पेक्टर मिस्टर ली से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, इस जगह को खाली कराया जा रहा है। अब दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद ज़ॉम्बी उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मिस्टर ली हंसते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके बेटे के साथ गलत किया उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें रियलाइज होता है बुरे लोगों के साथ में बहुत से मासूम लोग भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो इंस्पेक्टर को बताते हैं तुम्हें एंटीडोट लेने के लिए ह्यूसान स्कूल जाना पड़ेगा, जहां साइंस लैब के अंदर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है।
जिसमें तुम्हें एंटीडोट के बारे में पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद वो इंस्पेक्टर को बचाने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं, जो अब मिलकर मिस्टर ली को काट रहे थे। अब देखते ही देखते मिस्टर ली, जिन्होंने ये वायरस बनाया था, वो भी इसका शिकार बन गए थे और एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे। बाहर जाके इंस्पेक्टर सबसे बचकर भाग रहा होता है, तभी उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो एक जगह फंसा हुआ था। वो उसे निकालकर उसे भी मिस्टर ली के एंटीडोट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो ऑफिसर जाकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों को ये सब बता सके। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है, जहां ओंजो और सान बाहर देखते हैं। हालात अभी भी वही हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं आया। दूसरी तरफ मेजिन और एथलीट भी ये देखकर फैसला करते हैं अब उन्हें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें बचाने अब कोई नहीं आने वाला। एथलीट बोलती है, मैं पहले सेकंड फ्लोर पर जाऊंगी, वहां मेरे छोटे भाई की क्लास है। मेजिन कहती है, तुम्हारा भाई ज़ॉम्बी बन चुका होगा, इसलिए वहां जाने का खतरा मत उठाओ, चुपचाप यहाँ से स्कूल से निकल चलो। लेकिन एथलीट नहीं मानती, वो कहती है, तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो पहले सेकंड फ्लोर पर ही चलना होगा। अब वो सब वॉशरूम से निकल जाते हैं। उधर रूम में सारे बच्चे सोचते हैं अब क्या करना चाहिए। उन्हें नामरा बताती है, हम पानी के बिना सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसमें से एक दिन हो चुका है। सब सोचने लगते हैं कि अब ये लोग बाहर निकलने के लिए क्या करें। शान बोलता है, पहले हमें बाहर की कंडीशन का पता करना होगा, इसलिए हमें एक फोन की जरूरत है। हमें टीचर्स रूम में जाकर वहां से फोन लाना होगा, क्योंकि उन सब के फोन वहीं पर जमा थे। सीन टेरेस पर शिफ्ट होता है, जहां उस लड़की युंजी को पता चल चुका था कि उसका न्यूड वीडियो आज के लिए शेड्यूल था। वो बहुत रोती है और अपने साथ वाले लड़के पर चिल्ला रही होती है कि अगर वो ये सब उसे पहले बता देता तो शायद वो कुछ कर पाती। वो लड़का उसे बताता है, आज 9 बजे वीडियो अपलोड होगा। अब उसके पास फोन नहीं था तो उन्हें टाइम का पता नहीं चल पाता, इसलिए युंजी सोचती है कि वो फोन ढूंढकर वीडियो डिलीट कर देगी, इसलिए स्टाफ रूम में जाने लगती है। युंजी उस लड़के को भी साथ चलने के लिए कहती है, पर वो लड़का उसे मना कर देता है। युंजी फोन ढूंढने अकेली ही निकल पड़ती है। उधर सान विंडो से नीचे देखता है, वो बताता है यहाँ से 2 रूम दूर और 1 फ्लोर नीचे स्टाफ रूम है। वो फोन लेने जा रहा है, सुयोग भी उसके साथ जाता है। दोनों स्टाफ रूम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ युंजी भी स्टाफ रूम की तरफ आ रही है। उसे वहां बहुत से ज़ॉम्बी काट लेते हैं, पर वो अभी भी ज़ॉम्बी बनी नहीं थी, इसलिए उठकर स्टाफ रूम में चली जाती है। पता नहीं क्यों अब ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहे। वो सारे फोन तोड़ने लगती है। तभी वहां सान चुपचाप एक फोन उठाने की कोशिश करता है। तब तक युंजी भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। वो सान पर अटैक करती है। सुयोग उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। दोनों विंडो से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी सान देखता है कि जो फोन वो उठाकर लाया था वो टूटा हुआ है, इसलिए वो दूसरा फोन लेने भागता है। ज़ॉम्बी अब दोनों पर अटैक कर देते हैं। इस सब के चक्कर में सान और सुयोग अलग हो जाते हैं। सान स्टाफ रूम के डोर से बाहर भागता है और सुयोग विंडो से। अब सीन प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां प्रिंसिपल ग्विनम को अपनी कार की चाबी देता है। उसे अपने कार का नंबर बताकर यहाँ लाने के लिए कहता है। ग्विनम उसे मना कर देता है। वो कहता है, आपको मेरे साथ चलना होगा। प्रिंसिपल मना करता है। तब ग्विनम उसे मारने की धमकी देता है। उधर स्टाफ रूम में युंजी को होश आता है। हमें दिखाया जाता है वो अभी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी है। नेक्स्ट सीन में ओंजो के पापा को दिखाया जाता है, जो सभी को बाहर निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ओंजो के पापा ने एक प्लान बनाया था कि वो ज़ॉम्बी को 2 बड़ी अलमीरा के सहारे रोकेंगे, फिर उन पर पानी की पाइप से पानी डालेंगे जिससे वो आगे ना आ पाए और बाकी सबको छत पर जाने का मौका मिल सके। सब वैसे ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में वहां हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला था। ओंजो के पापा अपने एक ऑफिसर के साथ सारे ज़ॉम्बी को रोके हुए थे। तभी जो पॉलिटिशियंस ऊपर गए थे उन्हें दरवाजे पर एक ताला मिलता है, इसलिए उनमें से एक आदमी हेल्प लेने के लिए फिर से नीचे आता है। अब ओंजो के पापा अपने ऑफिसर को उनके साथ जाकर ताला तोड़ने को कहते हैं, खुद अकेले ही ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं।
अब कुछ टाइम में दरवाजा खुल जाता है, सभी लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं। वो ऑफिसर अभी भी ओंजू के पापा का वेट कर रहा था। उसे वो ऊपर आते हुए दिखते हैं। ओंजू के पापा के साथ अब सभी टेरेस पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर वहां आता हुआ दिखाई देता है। उधर सान को भी फोन मिल चुका था। अब वो ज़ॉम्बी के बीच फंस चुका था, इसलिए बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो पूरे स्कूल का चक्कर लगाता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि ग्विनम ने प्रिंसिपल के हाथ बांध कर रखे थे। सान ग्विनम को ऐसा करने से मना करता है। जब वो नहीं मानता तो सान फोन में उसका वीडियो बनाने लगता है। सान उसे कहता है कि तुम बस सबको धमकाना जानते हो, इसलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तभी प्रिंसिपल भागने की कोशिश करता है। ग्विनम उन्हें सान के सामने ही मार देता है। अब सान डर जाता है और वहां से भागता है। ग्विनम उसका पीछा करता है। जब सान भागने में कामयाब हो जाता है तो ग्विनम दूर से ही उसे चाकू फेंक कर मार देता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।